नमस्कार दोस्तों, एडुसन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारा क्लास का डिस्कशन है एंग्लो सिख एंड एंग्लो सिंध वॉर। तो देखिए, ये पंजाब एंड सिंध, इन दिस एरिया ब्रिटिश के इंटरेस्ट क्या थे। दिस इज द पार्ट विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ब्रिटिश का शुरू से कोई इंटरेस्ट था नहीं। उनका सबसे पहले इंटरेस्ट था बंगाल में, मद्रास में और मराठा में, ठीक है ना। क्योंकि इन्हीं तीन जगह पे उनका 3 प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन बाद में चल के उन्होंने पंजाब सिख के साथ और सिंध के साथ भी उन्होंने उनकी लड़ाई हुई एंड ये जो दो जगह है इनको उन्होंने एनेक्स भी किया था। तो उनका जो मेन इंटरेस्ट था दैट वाज प्रोटेक्शन फ्रॉम रशियन अटैक। हुआ ये था कि it was not only the British or European powers who was establishing their colony. Russia, which was under a monarchical system at that time, was under the dynasty called Romanov dynasty, and the Russian ruler was called Tsar. तो उस टाइम के जो जार थे, he was also ambitious for expansion of his colony, of Russia's colony, and he was most interested in the Central Asian region. Central Asian region में उन्होंने अपना कॉलोनी एक्सपेंड कर रहे थे। अब देखिए, ये अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये एरिया सेंट्रल एशिया में आ जाता है। और अफगानिस्तान में तब एक इंडिपेंडेंट रूल चल रहा था। तो द ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ये डर लगने लगा था कि अगर रशिया अटैक करता है और अफगानिस्तान अगर रशिया के कंट्रोल में आ जाता है तो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से एंट्री कर सकता है। क्योंकि देखिए, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से हमेशा से पूरे इतिहास में बहुत बार इंडिया में इन्वेजन हुआ है। तो रशिया अगर इन्वेट कर जाता है इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश विल बिकम वल्नरेबल इन इंडिया। तो इसलिए पंजाब एंड सिंध रीजन वाज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिटिश टू क्रिएट अ फ्रंटियर सो दैट द रशियन अटैक, रशियन इन्वेजन कैन बी स्टॉप्ड। तो ये था मेन रीजन। उसके अलावा यहाँ के जो ट्रेड रूट्स था, सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट्स या फिर पंजाब और सिंध एरिया में जो रिवर रूट्स था, उसके भी एक्सेस पाना उनके लिए बहुत जरूरी था। और तीसरा था एंग्लो अफगान वॉर, जहां पे ब्रिटिश को इतना अच्छा वॉर, इतना सही वॉर, सॉरी विक्ट्री उनको मिला नहीं था। एंड अफगान्स एट दैट टाइम वाज हैविंग एन इंडिपेंडेंट रूल एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर हम सिख और सिंध के बारे में बात करें, पंजाब और सिंध, तो दोनों के लिए जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ब्रिटिश इंटरेस्ट दोनों जगह पे सेम है और दोनों का ही लोकेशन ऑलमोस्ट इन द सेम प्लेस, ठीक है ना। तो अगर हम एंग्लो सिंध वॉर की बात करें, इट टुक प्लेस, द सब्जुगेशन और द एनेक्सेशन ऑफ सिंध टुक प्लेस इन 4 स्टेजेस। देखिए, हुआ यह था कि सिंध का जो स्टेट सिस्टम था दैट वाज बेस्ड अपॉन मार्केंटाइल रूल। दैट मींस जो बिग मर्चेंट होते थे, दे यूज्ड टू रूल द सिंध एंड दिस बिग मर्चेंट्स वाज कॉल्ड द आमिर्स ऑफ सिंध। अब देखिए, सिंध का खुद का कोई बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा आर्मी या मिलिट्री था नहीं, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, जो बिग मर्चेंट्स है, दे वर द रूलर इन सिंध। अब हुआ ये कि 4 स्टेज में इसके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया था। स्टेज 1 हुआ था 1809 में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के बारे में बता दूं, ही इज लॉर्ड मिंटो 1। तो इंडिया के जितने गवर्नर जनरल आए थे, तो इसमें 2 लॉर्ड मिंटो का नाम आता है। एक होता है मॉडले मिंटो रिफॉर्म, जो कि हुआ था 1909 में। तो 1909 में जो मिंटो थे, ही वॉज ऑल्सो द वाइसरॉय, तो गवर्नर जनरल, तो ही वॉज लॉर्ड मिंटो 2। लेकिन एक उसके 100 साल पहले 1809 में जो एक और लॉर्ड मिंटो आए थे, लॉर्ड मिंटो 1, और उन्होंने आमिर के साथ एक ट्रीटी साइन की व्हिच वाज जस्ट अ फ्रेंडशिप ट्रीटी, और आमिर को कोई इस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं था, ठीक है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज वेयर अ कनेक्शन और कम्युनिकेशन और अ रिलेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। स्टेज 2 हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन द ईयर 1833। तो इसमें ये ट्रीटी एक ट्रेड ट्रीटी था, जिसमें ब्रिटिश को अलाउ किया गया था इन द एरिया ऑफ सिंध एंड टू यूज द ट्रेड रूट्स, चाहे वो रिवर रूट हो या फिर रोड रूट हो, जो भी ट्रेड रूट था सिंध एरिया में, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सेस दिया गया था। सो द रिलेशन गॉट स्ट्रेंथेंड। स्टेज 3 हुआ था 1836 में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड। उन्होंने आमिर सब सिंह को समझाया कि वो लोग एक सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन कर ले, ताकि उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर।
तो आमिर्स ऑफ सिंध ये चीज मान भी गए क्योंकि उनका खुद का कोई बहुत बड़ा आर्मी या मिलिट्री था नहीं, और उनको लगा कि इंडिया में जिस टाइप के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था उस टाइम पे ब्रिटिश के प्रोटेक्शन एक बहुत ही रिलीफ है उनके लिए। तो दे वेरी रेडिली accepted the subsidiary alliance treaty and enter into this treaty. Now, according to this treaty, a British resident and a British platoon of British contingent of army was stationed in Sindh area. ठीक है ना। अब 1838 में एक इंसिडेंट होता है, दैट इज एंग्लो अफगान वॉर, एंड इन दिस एंग्लो अफगान वॉर द ब्रिटिश डिड नॉट गेट विक्ट्री। तो हुआ ये कि क्योंकि ब्रिटिश को विक्ट्री नहीं मिला था तो उनको ये लगने लगा कि हमारे आर्मी मोबिलाइजेशन जो कि पंजाब और सिंध के थ्रू ही होना चाहिए होता है वो ठीक से नहीं हो पाया था, इसलिए अफगान वॉर में उनको विक्ट्री नहीं मिल पाया। तो पंजाब में उस टाइम पे रंजीत सिंह रूल कर रहे थे, तो पंजाब को उस टाइम पे कैप्चर करना पॉसिबल था नहीं, लेकिन सिंध को कैप्चर करना पॉसिबल था। और ये डिजाइन ब्रिटिश के मन में आया कि सिंध एरिया नीड टू बी कैप्चर्ड, शुड बी इन द एज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। So the stage vote took place in the year 1843 when the Governor General was Lord Ellenborough. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्पिरेसी 1842 में उन्होंने चार्ल्स नेपियर को भेजा था सिंध के एज ए ब्रिटिश रेसिडेंट इन सिंध। Now there was a conspiracy between Charles Napier and Lord Ellenborough between themselves. एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्पिरेसी चार्ल्स नेपियर ने क्या किया, कुछ डॉक्यूमेंट फोर्ज किया। फोर्ज डॉक्यूमेंट मींस मतलब कि वो झूठी फेक डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फोर्ज डॉक्यूमेंट उन्होंने ये दिखाया कि देयर वाज सम कम्युनिकेशन, सम लेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्मीज ऑफ सिंध, जिसपे वो लोग ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है एक रिवोल्ट करने की, ताकि ब्रिटिश रेसिडेंट को सिंध से निकाला जा सके। Whereas the truth is the conspiracy of revolt is itself was itself a conspiracy, ठीक है ना। So based when this thing was released, they got a excuse to attack Sindh, और इसी बेसिस पे सिंध पे अटैक किया गया, और सिंध was in no position to resist the attack of ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उनका खुद का भी कोई आर्मी नहीं था और ब्रिटिश कंटिजेंट ऑफ आर्मी was stationed in सिंध। तो बहुत ही इजीली 1843 में सिंध को एनेक्स कर लिया गया, ठीक है ना। सो ये इस 4 स्टेज में सिंध के सब्जुगेशन किया गया था। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में 1800 एडी में रंजीत सिंह आए थे। रंजीत सिंह बिकेम द रूलर, ठीक है ना। तो जब तक एज लॉन्ग एज रंजीत सिंह वाज अलाइव द ब्रिटिश कुड नॉट डू एनी हार्म टू पंजाब और द सिख। 1809 में एक वॉर हुआ था रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, एंड दिस वॉर रिमेन इनकंक्लूसिव। एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था। नाउ दिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज वेरी सिग्निफिकेंट इन हिस्ट्री, क्योंकि एक एरिया मालवा रीजन को, एक एरिया को फिक्स किया गया, ये एग्री किया गया कि रंजीत सिंह विल नॉट कम साउथ ऑफ दिस रीजन और ब्रिटिश विल नॉट गो नॉर्थ ऑफ दिस रीजन, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी पंजाब और सिंध दोनों जगह पे एक इंटर राइवलरी थी, उस इंटर राइवलरी में भी एक रुकावट आया था, ठीक है ना। लेकिन रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1840 में, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह पंजाब पॉलिटिक्स में या सिख पॉलिटिक्स में एक टर्मोइल शुरू होता है। अब सिख की जो खालसा आर्मी थी, द खालसा आर्मी स्टार्टेड टू एक्ट एज द रूलर, ठीक है ना। और जो वहां के जो रूलर थे, ही स्टार्टेड टू गो इन बैकवर्ड, ही स्टार्टेड टू लूज हिज पावर। और इट इज ऑन दिस बेसिस इन द ईयर 1845, जिस टाइम पे पंजाब के नॉमिनल रूलर तो थे दलीप सिंह, लेकिन एक्चुअल रूलर तो वाज बीइंग रूल्ड बाय द खालसा आर्मी और मिलिट्री जनरल। इन दिस वॉर द पंजाब आर्मी वाज डिफीटेड। A treaty of Lahore was signed in 1846, which was nothing but a subsidiary alliance treaty. तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी ये खालसा आर्मी को बैन किया गया, पंजाब की जो आर्मी थी उसको बैन किया गया था। लेकिन 1849 में एक रिवोल्ट हुआ, और उसी रिवोल्ट के बेसिस पे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है, जिसके बाद पंजाब की या सिख की पूरी डिफीट हो जाती है, एंड आफ्टर दैट द पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी के साथ साथ देखिए 1849 में लॉर्ड डलहौसी थे। लॉर्ड डलहौसी वाज द गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो लॉर्ड डलहौसी का एक बहुत ही रैपिड एनेक्सेशन पॉलिसी भी था।
he is the person who brought the doctrine of lapse इंस्ट्रूमेंट, जिसके अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत सारे स्टेट को एनेक्स किया गया था, लाइक सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, ऐसे बहुत सारे स्टेट को एनेक्स किया गया था। बाद में चल के अवध को एनेक्स किया गया था ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी लॉर्ड डालहौजी ने किया था। तो ही वॉज ए वेरी एनेक्सेशनिस्ट, वेरी इंपीरियलिस्ट गवर्नर जनरल, और उन्हीं के टाइम पे पंजाब का भी एनेक्सेशन हुआ था। सो बेसिकली दिस वॉज ऑलमोस्ट द कंप्लीशन ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ एंटायर इंडिया। देखिए इंडिया के कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था 1757 से, फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी, और इस ब्रिटिश को लगा था ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। देखिए 1849 में आकर के एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लग गया था उनको पूरे इंडिया को कॉलोनाइज करने में। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो फेज 1 है मॉडर्न हिस्ट्री के, जो फेज 1 है विच इज फ्रॉम 1707 टू 1857, दिस इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो दिस इज, इस फेज में इंडिया स्लेव बने, और 1857 के बाद की जो फेज 2 होता है दैट इज द स्टोरी कि इंडिया कैसे आजाद बने। तो 1849 में पंजाब की एनेक्सेशन होती है, और कुछ ही साल बाद 1857 में रिवोल्ट, एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाता है, ठीक है ना। और उसी के बाद शुरू होता है हमारे सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सॉरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, विच इज characterized by Indian national movement. Thank you.